वायरस किस स्थिति में घातक हो जाता है और इसके इलाज एवं निरोध के लिए क्या किया जा सकता है? बीमारी नया मोड़ लेती है। जो साधारण जुकाम वाला मोड़ छोड़ के नया मोड़ एक खतरनाक मोड़ लेती है। शुरू में एंटीबॉडीज थोड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये नहीं मालूम क्यों और कैसे लोग हैं ये, और क्या चीजें और कैसी परिस्थितियां जो ऐसे बनाती है उसको, कुछ लोगों में ये मोड़ जो है और ज्यादा खौफनाक है। क्या होता है उनमें? जैसे सुनामी ऑफ एंटीबॉडीज उमड़ पड़ती है, इतने सारे उमड़ पड़ती हैं कि वो सारे फेफड़ों के सारे कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं। तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों में खून जाना बंद हो जाता है। जब खून जाना बंद हो जाता है तब जो ऑक्सीजन की जो अदला बदला होता है खून और हवा के बीच में, वो नहीं हो पाता और हमें ऑक्सीजन की किल्लत होती है हमारे खून में और हमें दिक्कत है, हांफने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हमने इसको रोका नहीं यहाँ पे तो फिर से और उमड़ आता है एंटीबॉडी का। नेक्स्ट फेज आता है अगले 5 दिन में, तो अगले 10 दिन में, पहले लक्षण के 10 दिन में दूसरा उमड़ आता है, तो उसमें फिर और कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। तब तक जो है फेफड़े पूरे खत्म हो चुके होते हैं, भाग रहे होते हैं, जो सार ऑक्सीजन नहीं चल रहा, सांस नहीं फूल रहा, अस्पताल भागते हैं, ऑक्सीजन लगता है, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद ये है कि जितना मैंने पढ़ाई करा, जितना मैंने अध्ययन करा, जितने मैंने मरीजों से बात करा, मैंने जो पैटर्न देखा वो ये देखा कि एक समय सारणी है जिसके तहत बिल्कुल खूबी से ये आगे बढ़ता रहता है। बायोरिदम्स जो हैं अच्छे चलते हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण जो शरीर में प्रवेश करने के बाद तकरीबन 5 दिन है, प्लस ऊपर नीचे 1-2 दिन हो जाएगा। लेकिन पहला लक्षण अगर ढूंढेंगे, ये आप तो किसी को नहीं पता कहाँ से, डॉक्टर साहब हम तो कहीं गए ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, हम तो गए ही नहीं है। तो अगर कैसे हुआ ये नहीं पता तो भूल जाइएगा। हम ये देखो कि पहला लक्षण कब था। पहला लक्षण फर्ज करो आज की तारीख में था, आज 4 अप्रैल है और पहला लक्षण आज था। ये लक्षण जब शुरू होता है वही आपका पहला दिन होता है, काउंटडाउन शुरू करेगा पहला लक्षण। तो आज के लिए, आज काउंटडाउन, मैंने कहा कि मेरी गले में थोड़ी सी खिचखिच है, मैंने काउंटडाउन शुरू करा, पहला दिन आज है 4 अप्रैल। तो मेरी डायरी आप देखेंगे तो उसमें हर मरीज का डेट मैंने लिखा हुआ है, हर मरीज के लिए जो मेरे पास आया है सबका डेट लिखा हुआ है, कौन उसको कब, उसको क्या तकलीफ हुई, हम फॉलो करते रहते हैं। ये देख, पता नहीं दिखता नहीं दिखता, ये देख, ये डायरी पे मैंने लिखा है कौन से दिन उसको संक्रमण हुआ। पहले तो बता देते डॉक्टर साहब मैं एंगेजमेंट में गया था, शादी पे गया था। इस वाले वेव में किसी को नहीं पता कि कब हुआ। ये देख रहे हो, किसको कब बुखार हुआ, कब खांसी हुई, कब क्या दवाई ली, क्या सब लिखा है मैंने। ये जो है मेरे को पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करा और पता चला कि 2-3 दिन तो ठीक रहता है नजला जुकाम, उसके बाद मरीज ठीक हो जाता है। चौथे 5वें दिन फिर से बुखार आने लगता है, फिर से थोड़ा सा दम घुटने लगता है, फिर से लगता है कि खांसी गले से निकलती है, लेकिन कुछ निकलता भी नहीं है, बलगम भी नहीं निकलता, सूखी खांसी लेकिन गहरी खांसी निकलती है, एक अजीब किस्म की खांसी आवाज करके निकलती है। तो ये अगर होती है किसी में तो समझ लो कि उसमें एंटीबॉडीज का उमड़ निकल रहा है, और अगर उमड़ निकल रहा है तो हमारी कोशिकाओं को जो फेफड़ों में है उनको अटैक करेंगी और कोशिकाओं में नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे हमें बचना है। इस वक्त हमें अटैक करना है और अटैक है स्टेरॉइड से। स्टेरॉइड से अटैक करके हम उसको रोक सकते हैं, वो डॉक्टरी संपर्क करके। इस वक्त डॉक्टरी संपर्क करके स्टेरॉइड डॉक्टर से बोल दीजिएगा डॉक्टर साहब ये तो क्लियर हो गया कि इस वक्त स्टेरॉइड देना चाहिए। अब स्टेरॉइड में खतरा क्या है? थोड़े दिन लो तो खतरा नहीं है, लंबे दिन लो तो बहुत खतरनाक है। तो ये जो है खतरा क्या है, लंबे देरी के लिए मैं छोड़ देता हूं, अभी थोड़ी मात्रा के लिए लेने में क्या दिक्कत है। अक्सर शुगर के मरीज होते हैं जिनमें अगर ये लें तो बहुत अधिक जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है खून में। आप अपने डायबिटिक वाले डॉक्टर से भी संपर्क कर लें कि मेरा ये है, स्टेरॉइड मेरा शुरू हो गया है, मैं दवाई में कुछ ऊपर नीचे अदला बदली करूं, क्या मेरे को इंसुलिन में जाने की जरूरत है, किस तरह का शुगर है, कई तरह के डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, वो सब समझ के हमको करना।
तो इसलिए डॉक्टरी संपर्क पहले लक्षण के 5वें दिन जरूरी है। क्या होता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं में कुछ नुकसान होता है। ये नुकसान जो है हमारे कोशिकाओं में खून को जमने देती है। वो जमने से वो कोशिकाओं के खून का दौरा बंद हो जाता है। जो फेफड़ों का खून का दौरा बंद हो जाता है तो हमें ये जो है दिक्कत करता है। इसलिए खून पतला करने की दवाई स्टेरॉइड के साथ साथ देना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एस्पिरिन ले ले डॉक्टर साहब वो चलेगा, नहीं, एस्पिरिन नहीं चलेगा। क्योंकि पहली चीज, इस वायरस के संक्रमण में अगर आप ब्लड का पिक्चर देखेंगे उसमें लिखा होगा प्लेटलेट्स 40,000, प्लेटलेट 60,000, प्लेटलेट वैसे ही कम हो जाती है। वायरस इसमें प्लेटलेट्स को वैसे ही कम कर देती है काफी लोगों में, सब में नहीं, काफी लोगों में। तो प्लेटलेट एस्पिरिन क्या करती है हमारे खून को, खून पतला कैसे करती है, खून जमने से कैसे रोकती है? वो एस्पिरिन प्लेटलेट पे अटैक करके वो खून पतला करती है। ये वायरस भी प्लेटलेट अटैक करती है, तब भी खून का जमना नहीं रुक पाता, इसलिए एस्पिरिन से नहीं चलेगा। तो ये जो है एक स्टेरॉइड है और एक ये जो खून पतला करने की दवाई है। कई किस्म के होते हैं, वो डॉक्टरी सलाह से ही लीजिएगा, वैसे नहीं। कई इसके अल्टरनेटिव्स हैं। एक जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन मार्केट से गायब हो गई है, उसकी अलग अलग वैरायटीज हैं, कुछ मिल जाएंगी। नहीं तो आपको प्रेडनिसोलोन ले सकते हैं, नहीं तो आप डेक्सामेथासोन ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है वेरिएंट है इसके किसी भी जो भी ट्रीट नेम है आप लेके काम चला सकते हैं।